गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनजे एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज 16 मई है। आज की अपनी इस वीडियो में आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका कवर करेंगे, साथ ही साथ उससे जुड़ा जितने भी नवीनतम फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अपने अपने आज की करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी आती है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को जो है हमने वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो जो युवा वर्ग है उसको परिवार के प्रति जो है कह सकते हैं कि जागरूकता के लिए या फिर परिवार के प्रति जो है निष्ठावान होने के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है। इस दिवस का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है परिवार के महत्व और सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकी प्रगति के संबंध में मुद्दों को लेकर उनके बीच जो है जागरूकता को फैलाना, ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ से यही आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 मई। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं, वो है COBS 6800 परीक्षण मशीन। अब ये क्या है, तो आप ये मशीन देख सकते हैं, ये मशीन है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पहली ऐसा परीक्षण मशीन है जिसके द्वारा सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के परीक्षा के लिए खरीदा गया है। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र में स्थापित किया गया है। COBS 6800 परीक्षण मशीन 24 घंटे में लगभग 1200 नमूनों की सटीक परीक्षण कर सकेगी। ठीक है, यह परीक्षण प्रक्रिया में कमी लाने के साथ साथ जांच क्षमताओं में व्यापक वृद्धि करेगी। COBS 6800 में रोबोटिक तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। संदूषण की संभावना को कम करता है तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में संक्रमण को जोखिम को न्यूनतम करता है, क्योंकि इसके में जो सीमित मानव हस्तक्षेप है के साथ साथ इसमें दूसरे जो संचालित किया जा सकता है उसको भी जो है इससे, यानी कह सकते हैं इसको तो बहुत प्रत्यक्ष रूप से जो है तरीके से इसको जो है बांटा जा सकता है। तो इस कारण जो है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात इसका शॉर्ट में समझे इसका कार्य होगा, तो इसका कार्य होगा कि ये बहुत जल्द में ही जो है बहुत सारे जो नमूने कह सकते हैं कि परीक्षण जो है उसको ये जो है पूरा कर सकेगा। तो आप ये मशीन को जैसे देख सकते हैं, ये मशीन है, इसमें लेबोरेटरी में यही रखी जाएगी और इसी से जो है वो चीज़ की जाएगी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है होम पोर्टल। अब ये क्या है, तो हाल ही में जो है अभी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है एक प्रकार का पोर्टल की स्थापना की गई है, जो जिसे हमने होम पोर्टल कहा गया है। अब इसके बारे में जानते हैं क्या, तो जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने राज्य कुशल एवं अकुशल कामगारों युवाओं को डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य होप नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है। अर्थात इस पोर्टल की जो स्टार्टिंग है वो इसीलिए है कि इसमें जो है जितने भी कामगार मजदूर हैं उनके बारे में अच्छे से इनमें पूरी जानकारी होगी। जैसे जो टेक्नीशियन जो ITI हैं या फिर पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी हैं, इनके बारे में अच्छे से जानकारी इसमें सबमिट की जाएगी और उनको उसी से जो है रोज़गार के जो है ऑफर उपलब्धता जो है सुनिश्चित कराई जाएगी। तो मेन होम पोर्टल का जो दायित्व है वो है युवाओं को जो है रोज़गार उपलब्ध कराना। चलिए अब होप आया है, तो होप का फुल फॉर्म पता करते हैं। होप का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ सकता है। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। एक बार फिर से इसको देखते हैं, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये इसका जो है पूरा जो है इसका वो कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है क्योंकि कोई भरोसा नहीं इस समय एग्ज़ाम का, जो भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको पूछा जा सकता है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं उत्तराखंड में क्या क्या है। तो पहले उत्तराखंड के CM जैसे अभी आपने सुना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ के CM हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो है लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा सीटें जो हैं वो 5 हैं। यहाँ पे जो राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा सीटें यहाँ पे 3 हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बेबी रानी मौर्य जी हैं। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ की दूसरी जो लैंग्वेज है, जो आधिकारिक लैंग्वेज है वो संस्कृत है। और यहाँ पे 700 जो है टोटल 70 सीटें जो हैं यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है हमारा समर्थ। अब ये क्या है, तो एंटरप्राइजेस रिसोर्सिंग एंड प्लानिंग।
के द्वारा जो है समर्थ नाम का एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जो है संस्थानों में प्रक्रिया को स्वचालित करना, जो भी मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं उनको जो है अच्छे रूप से स्वचालित करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जो है इस मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको जो है चलाया गया है। ये जो इसका जो काम है वो जो है शिक्षा को लेकर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो समर्थ नाम का एप्लीकेशन है या ये जो है ये क्या है, ये शिक्षा जो उच्च शैक्षिक संस्थानों को जो है उच्च गुणवत्ता वाली जो है शिक्षा को जो है प्रदान करने में ये जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बात आई है यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी इसके मंत्री हैं। ये उनका नाम बहुत बार आया है, जो शायद अब इनका नाम भी जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। समर्थ का अब एक्चुअली समर्थ का कार्य क्या है, तो समर्थ जो है विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सुरक्षा मापनी एवं विकासवादी प्रक्रिया द्वारा जो है स्वचालन यंत्र है। अर्थात हम इसको अगर शॉर्ट में समझें तो ये जो है कह सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए जितने भी इशूज़ हुए या फिर उनको जो कह सकते हैं कि उनकी सेफ्टी, उनके आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में जो है इसमें जो है उन सबको आगे करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अभी यह एक प्रकार का प्रोसेस है जो भी चर्चा में आया है। अब चर्चा में क्यों आया है इसके बारे में जानते हैं। तो पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में अब पारंपरिक जो रोपाई होती थी उसके स्थान पर इन्होंने क्या कर दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीकी को अपनाने के लिए जो किसानों को जो है इन्होंने प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है क्या। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस एक ऐसे तरह की नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता, मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके तहत ट्रैक्टर द्वारा संचालित मशीनों की मदद से खेत में बीज को बुआई की जाती है और इस विधि के तहत किसानों को बीज की बुआई से पूर्व जमीन को जो समतल तथा एक बार सिंचाई करनी होती है। अर्थात इसमें एक बार इसको हम समतल कर देंगे फिर उसमें से सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। खेत की मृदा में आवश्यक नमी प्राप्त होने के पश्चात 2 बार जुताई करनी होती है, जिसके बाद बीजों की बुआई और त्रस्तानाशक दवाओं का जो है छिड़काव किया जाता है। अर्थात इसमें जो जुताई के बाद जो है केवल 2 बार इसमें जुताई की जाती है। ठीक है, चलिए ये कह सकते हैं ये जो पोर्शन है वो आपका पीसीएस और यूपीएससी के मेंस के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2020। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी FRA 2020 के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के बीच वनों की कटाई में जो है 10 मिलियन हेक्टेयर की जो तक पहुंच गई है, जो कि वर्ष 2010 से 2012 जो 12 मिलियन हेक्टेयर था उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी। अर्थात जो हमारी जो नई वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट आई है इसमें ये बताया गया कि जो हमारे जो वृक्षों को जो कटाव है वो जो है अब कम हुआ है। 1990 के बाद से दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर वनों को नष्ट किया गया है, जो स्वयं लीबिया जो शहर है उसके आकार का है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो वैश्विक वन संस्थान मूल्यांकन विश्व के वन संसाधनों की स्थिति और रुझान पर रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी FRA का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत वानिकी विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो है यह किया जाता है। अर्थात इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट शामिल हैं, तो इसमें जो है पहले संयुक्त राष्ट्र का जो है कह सकते हैं खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए अपना योगदान देता है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट आती है वो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। हाल ही में अभी ये रिपोर्ट आई, इसके बारे में चलिए जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें दुनिया के जो 115 देशों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया, उसके अनुसार अपनी जो है ये रिपोर्ट दी गई है। सूचकांक ऊर्जा के क्षेत्र में 115 देश जो नेट शून्य उत्सर्जन की दौड़ में अग्रणी देशों में तथा उनकी स्थिति विश्लेषण करती है। अर्थात ये जो है इसमें 115 देश में जो नेट शून्य उत्सर्जन करते हैं यानी नेट जीरो इमर्जेशन करते हैं, तो उनके बारे में रिपोर्ट जो है प्रदर्शित की जाती है। नेट शून्य उत्सर्जन
उस स्थिति को कहा जाता है जहां मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप अगर MPBC देने जाते हो तो वहाँ पे भी जो है केवल एक डिफिनेशन में 30 वर्ड में पूछ लेगा कि नेट शून्य उत्सर्जन रिपोर्ट क्या नेट शून्य उत्सर्जन क्या है। तो यह उस स्थिति को कहा जाता है जो मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल से हटाकर संतुलित करता है। अब यहाँ पे पता है विश्व आर्थिक मंच ये कब से अपनी ये सब चीज़ें करता है, तो 1971 में स्थापित एक गैर जो है लाभकारी संस्था है, अर्थात जो हम कह सकते हैं विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। यानी ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें और क्या खास है, इसमें किसकी रैंकिंग दी गई। तो ऊर्जा संक्रमण की दिशा में देशों की तैयारी की गणना निम्नलिखित 6 संकेतों के आधार पर की जाती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि सेक्टर कौन कौन से हैं जहाँ से इस रिपोर्ट के बारे में जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो पहला आता है पूंजी और निवेश, दूसरा आता है विनिमय और राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थान और शासन, ये इसका तीसरा पॉइंट है, संस्थान और अभिनव व्यावसायिक वातावरण, ये इसका चौथा पॉइंट है, मानव पूंजी एवं उपभोक्ता भागीदारी, ये इसका नेक्स्ट है, और ऊर्जा प्रणाली। ये इसके कुछ प्रमुख कह सकते हैं कोरम या फॉर्म होते हैं या कॉर्नर होते हैं जिनसे ये रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। अब इसमें बात करते हैं किसका स्थान पहला है किसका, तो इसमें जो है स्वीडन जो है उसका लगातार 3 वर्षों से स्थान जो है इसमें पहला है, और उसके बाद जो है स्विट्ज़रलैंड जिसका स्थान दूसरा है, और फिनलैंड जिसका स्थान तीसरा है। अब हम एशियाई देशों की बात करते हैं तो इसमें जो है पहला आपका आता है चीन की जो स्थान है वो 78 नंबर पे चीन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अमेरिका है जो G20 के जो सदस्य हैं, तो अमेरिका का स्थान जो है इसमें 32 यानी 32वां है। अब बात करते हैं अपने देश यानी भारत की, तो भारत की जो इसमें जो स्थान है वो 74 यानी 74वां नंबर है। तो यहाँ से पहली बात तो यही पूछेगा कि इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है वो हमारा है 74। तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट में जो है इसमें जो है भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, वो रैंकिंग है 74। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपको पता ही है कि स्वीडन जो लगातार 3 वर्षों से है। ये 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। और मेंस के अकॉर्डिंग अगर आप MPBC या UPSC मेंस देते हो तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है इस मूल्यांकन इस सूचकांक के बारे में पूछ लेंगे, इसकी सूचकांक कहाँ से किस कॉर्नर से इसको जो है प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स पे आते हैं, वो हमारा प्रोफेसर अनी सुज्जमन। अब ये कौन थे, तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुज्जमन का जो है 83 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया है। तो ये एक प्रोफेसर थे, तो इसमें इनका ये है कि इनका संबंध किस विधा से था, तो ये प्रोफेसर थे। अब बात करते हैं इन्हें जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रोफेसर पुरस्कार कब दिया गया था, तो इन्हें जो है 2018 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रोफेसर पुरस्कार जो है इन्हें मतलब पुरस्कार या इनको ये नाम प्रोवाइड किया गया था जो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारी जो डेली के जो करंट अफेयर्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।